नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आल्द्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 131 यानी वित्तीय लेखांकन का शिक्षण शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न है जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर धमाकेदार। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न है, संप्रत्यय या संकल्पना मानचित्र को परिभाषित कीजिए या ये क्या है। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देख सकते हैं जून 2019, दिसंबर 2021, जून 2021, जून 2023, जून 2024, जून दिसंबर 2020 और जून 2016 में भी पूछा गया है। यानी ये तो पक्का आने वाला है, इसे तो बिल्कुल रट लेना है। तो इसका जवाब क्या है? संप्रत्यय मानचित्र का सीधा सा मतलब है जब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यानी संप्रत्ययों के बीच एक मीनिंगफुल लॉजिकल कनेक्शन दिखाते हैं तो उसी को संप्रत्यय मानचित्र कहते हैं। ये हमें बताता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है और कैसे जुड़ा है ना आसान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, इसकी विशेषताएं या अन्य नाम क्या हैं? दोस्तों, ये भी एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2021, जून 2024, जून दिसंबर 2020, जून 2016 और जून 2022 में भी ये पूछा गया है। मतलब इसकी भी आने की पूरी संभावना है। तो अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसी विधि है जहां आप खुद अपनी स्पीड से सीखते हैं। इसे हम स्वगति विधि या व्यक्तिशः अनुदेशन विधि भी कहते हैं। यानी हर विद्यार्थी अपनी सीखने की गति के हिसाब से आगे बढ़ता है। कितना शानदार तरीका है ना? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना कब हुई? ये सवाल भी जून 2019, दिसंबर 2021 और जून 2022 में आ चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा इसका जवाब। इसका सीधा सा जवाब है भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना सन 1949 में हुई थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न है, वित्तीय लेखांकन शिक्षण के कोई एक या दो उद्देश्य लिखिए, जैसे संज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। ये सवाल भी जून 2024, जून 2016 और जून 2022 में पूछा गया है। तो इसके उद्देश्यों को समझना बहुत जरूरी है। वित्तीय लेखांकन शिक्षण का एक मुख्य संज्ञानात्मक उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों में लेखांकन की जो बेसिक अवधारणाएं हैं उनका ज्ञान विकसित किया जा सके। यानी उन्हें पता चले कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे काम करती है ना सिंपल। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, वित्तीय लेखांकन को परिभाषित कीजिए या ये क्या है। ये सवाल जून 2019 और जून 2023 में भी आ चुका है। तो इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। वित्तीय लेखांकन क्या है? दोस्तों, एक कला है जिससे हम किसी भी बिजनेस की आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं और उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां देते हैं ताकि सही फैसले लिए जा सकें। यह है वित्तीय लेखांकन का असली मतलब। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए। हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF फॉर्मेट में अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे जो आपकी तैयारी को सुपर बूस्ट कर देंगे। डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता पक्की करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन थे? ये सवाल दिसंबर 2021 और जून 2023 में भी पूछा गया है। तो इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। प्रायोजना विधि के जन्मदाता थे किलपैट्रिक। जी हां, किलपैट्रिक का नाम इस विधि से हमेशा जुड़ा रहेगा। इसे याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 7, किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना क्या है? ये सवाल जून 2024 और जून दिसंबर 2020 में भी आया है। तो जब किलपैट्रिक ने इस विधि को दिया तो उनके अनुसार इसकी परिभाषा क्या थी? किलपैट्रिक कहते हैं कि प्रायोजना एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक ऐसी सुद्देश्य क्रिया है जिसे हम पूरे मन से, पूरे फोकस के साथ एक सामाजिक वातावरण में पूरा करते हैं।
यानी इसका एक मकसद होता है और इसे ग्रुप में या समाज के बीच किया जाता है। 8वां प्रश्न है, शिक्षण विधि एवं शिक्षण प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सवाल भी जून 2024 और जून दिसंबर 2020 में आ चुका है। ये बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण अंतर है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर है? दोस्तों, शिक्षण विधि एक बड़ी व्यापक प्रणाली होती है जिसमें पूरा पढ़ाने का तरीका शामिल होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि किसी एक खास पॉइंट को समझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी सी तकनीक या उपाय है। विधि बड़ी, प्रविधि छोटी, ऐसे याद रखिए। प्रश्न संख्या 9, समीकरण उपागम किस देश की देन है? ये सवाल जून 2023 और जून 2018 में आया है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जवाब सीधे सीधे याद रखना होगा। समीकरण उपागम की देन है संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में विद्यालयों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, समीकरण उपागम इक्वल्स अमेरिका। आ गए हैं हम प्रश्न संख्या 10 पर। इंटरनेट के माध्यम से पत्राचार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये सवाल जून दिसंबर 2020 और जून 2022 में भी पूछा गया है। आजकल हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। इंटरनेट के माध्यम से पत्राचार की प्रक्रिया को हम ईमेल कहते हैं। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कितना आसान है और कितना जरूरी भी। प्रश्न संख्या 11, बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? ये सवाल भी जून दिसंबर 2020 और जून 2022 में पूछा गया है। बुलेटिन बोर्ड तो आपने स्कूल कॉलेज में देखा ही होगा, तो सोचिए ये किस कैटेगरी में आता है। बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सहायक सामग्री है, यानी इसे देखकर सीखा जाता है। इसका इस्तेमाल पढ़ाई को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, जैसे नोटिस लगाना, बच्चों के काम डिस्प्ले करना वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न संख्या 12, दोहरा लेखा प्रणाली को सर्वप्रथम किसने और कब प्रतिपादित किया? ये जून 2019 और जून 2016 में भी आ चुका है। ये अकाउंटिंग का बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है। दोहरा लेखा प्रणाली को सबसे पहले इटली के एक महान गणितज्ञ लुकास पेसियोली ने सन 1494 में प्रतिपादित किया था। ये नाम और साल दोनों बहुत जरूरी है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष और किस जगह पर कॉलेज लेवल पर कॉमर्स की पढ़ाई शुरू हुई? ये सवाल जून 2023 और जून 2018 में भी पूछा गया है। भारत में कॉमर्स एजुकेशन का इतिहास जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। भारत में सबसे पहले 1913 में बंबई के स्यूनहम कॉलेज में महाविद्यालय स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। तो साल 1913 और स्यूनहम कॉलेज बंबई, ये दोनों बातें याद रखनी है। प्रश्न संख्या 14, किस समिति ने जोड़ 2 स्तर पर वाणिज्य को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की सिफारिश की? ये सवाल दिसंबर 2021 और जून 2018 में भी आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जवाब है ईश्वर भाई पटेल समिति। इसी समिति ने सिफारिश की थी कि जोड़ 2 स्तर पर कॉमर्स को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया जाए। ये नाम याद रखिएगा। आ गए हैं हम प्रश्न संख्या 15 पर। लेखांकन पद्धति की उत्पत्ति लिखिए। ये सवाल जून 2019 में पूछा गया है। इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई ये जानना जरूरी है। लेखांकन पद्धति की उत्पत्ति तो ईसा से भी लगभग 4500 साल पहले हुई थी, लेकिन ऐसे एक सिस्टमैटिक दोहरा लेखा प्रणाली के रूप में लुकास पेसियोली ने 1494 ईस्वी में प्रतिपादित किया। तो इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ बीईडी 131 ही नहीं, आल्ध्रू एकेडमी आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। चाहे वो बचपन एवं विकास हो, समकालीन भारत और शिक्षा हो, या फिर गणित का शिक्षण शास्त्र हो, आपको सभी विषयों की बेहतरीन गाइड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए अभी चेक करें। प्रश्न संख्या 16, कौन से साल में भारत सरकार ने अखिल भारतीय व्यावसायिक एवं तकनीकी परिषद की स्थापना की? ये सवाल जून 2019 में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। भारत सरकार ने 1945 में अखिल भारतीय व्यावसायिक एवं तकनीकी परिषद की स्थापना की थी। ये साल याद रखिएगा, 1945।
प्रश्न संख्या 17। राममूर्ति आयोग की समीक्षा के बाद राजस्थान में जोड़ 2 स्तर पर कॉमर्स की पढ़ाई में कौन कौन से विषय रखे गए थे? ये सवाल जून 2019 में आया है। ये थोड़ा स्पेसिफिक है तो ध्यान से सुनिएगा। राममूर्ति आयोग की समीक्षा के बाद राजस्थान में जोड़ 2 स्तर पर कॉमर्स में कई विषय शामिल किए गए थे। इनमें थे लेखा शास्त्र, व्यावसायिक संगठन, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी और साथ ही आशुलिपि और टंकण, जिसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों शामिल थे। ये सारे विषय अकादमिक स्तर पर रखे गए थे। प्रश्न संख्या 18। विचार विमर्श विधि को परिभाषित कीजिए। ये सवाल दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ये एक बहुत ही कॉमन और इफेक्टिव टीचिंग मेथड है, तो इसकी परिभाषा को समझते हैं। विचार विमर्श विधि का मतलब है ये एक ऐसी ग्रुप एक्टिविटी है जहां सभी स्टूडेंट्स मिलकर किसी एक समस्या पर सोचते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, या फिर एक ग्रुप के लोग आपस में बोलकर जानकारी शेयर करते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया बहुत मजेदार हो जाती है। प्रश्न संख्या 19। रिस्क के द्वारा दी गई इकाई की परिभाषा दीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2021 में आया है। तो रिस्क ने इकाई को कैसे परिभाषित किया है, ये देखते हैं। रिस्क के अनुसार इकाई का मतलब है कि किसी भी समस्या या किसी प्लान से जुड़ी हुई जितनी भी सीखने वाली एक्टिविटीज हैं, उन सब की एक साथ समग्रता या एकता, यानी सब कुछ एक यूनिट में बंधा हुआ। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। रोकड़ बही उपागम क्या है? ये सवाल दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ये भी अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। रोकड़ बही उपागम में क्या होता है? इसमें जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो जर्नल या लेजर से शुरू होने की बजाय सीधे कैश बुक से शुरू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि कैश से जुड़े ट्रांजैक्शन यानी रोकड़ी सौदे ज्यादा आसान होते हैं। है ना कमाल का तरीका? तो मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, ये थे हमारे BED 131 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रू एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।